लेकिन सर आईएमएफ ने भी तो कहा है कि जी इनके न्यूक्लियर एसेट्स के बारे में बात की है और मिसाइल्स को रोकने को कहा है। तो अब इन्होंने ये कहा है कि जी अब हम फ्रेंडली कंट्रीज से पैसे लेंगे। एक और हफ्ता गुजर गया और इस हफ्ते भी वजीर खजाना इसहाक डार के दावे धरे के धरे रह गए हैं और आईएमएफ के साथ साफ लेवल मुआहिदा नहीं हुआ। पाकिस्तान में जो जारी सियासी और माशी बहरान है उस पर बात तो हर सियासी जमात करती है, लेकिन इसका हल किसी एक के पास भी नहीं है। और गैर ये कहा था कि इनकी टॉक्स जो टाइम में फेल हो गई है, और जबकि उस वक्त वजारत खजाना का ये दावा था कि हम 3 से 4 दिनों में सेटलमेंट कर लेंगे। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आईएमएफ ने भी पाकिस्तानियों को बोल दिया है कि जिहाद करो, क्योंकि पाकिस्तानी जिस तरह से इमरान खान के कहने पर लगातार जिहाद कर रहे हैं, उससे आईएमएफ भी पाकिस्तान को पैसा देने के मूड में नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानियों की हरकतों से दुनिया अच्छी तरीक़ा से वाकिफ हो चुकी है। इसलिए कोई भी अब पाकिस्तान पर भरोसा नहीं करता और हर कोई मुल्क पाकिस्तान से पीछा छुड़ाना चाहता है, क्योंकि पाकिस्तानियों की एक आदत सी बन गई थी कि भीख लो और पेट पालो। इसी वजह से अब कोई भी मुल्क पाकिस्तान की मदद के लिए आगे नहीं आ रहा। इन्होंने आईएमएफ को शायद एक साइड पे कर दिया है। नहीं, वो आईएमएफ की कंडीशन है कि आप पहले उनसे पहले जो मजीद पैसे आपको मिलने हैं, पहले उनकी गारंटी लेकर आए, उसके बाद आपसे बात करेंगे। वही ना, वो कहते हैं जाओ 2000 चक्कर लगा के आओ ग्राउंड के, फिर बात करेंगे। दर हकीकत उन्हें भी पता है कि आपको पैसों की जरूरत नहीं। उन्हें भी पता है कि आप फ्रॉडिये हैं, आप रिश्वत और आप करप्शन में इन्वॉल्व हैं। मैं आपको हमेशा आपके सेगमेंट में कई दफा कह चुका हूं कि वो आपके 22 करोड़ लोग अगर आंखों से अंधे और कानों से बहरे हो चुके हैं, आईएमएफ वाले तो नाक में रोटियां नहीं डाल रहे ना। वो तो देख रहे हैं कि लंदन में आपकी कितनी प्रॉपर्टीज हैं, आपके टोरंटो में कौन कौन से महल हैं। उनको तो सारा पता है, उनको सबको पता है कि आप किस तरह लंदन में गुजारा करते। तो वो और उन्हें नहीं पता जो आपके जो टिम हॉर्टन की रिपोर्टें आई हैं, जो केएफसी के रैकेट आपने तोड़े हैं। आपका ख्याल है आईएमएफ वाले जो है बिल्कुल बहरे हो चुके हैं? देखिए, आप दर हकीकत आप बड़े अरसे से पाकिस्तान जो है वो पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाता रहा है, चाहे अफगानिस्तान के चक्कर में, चाहे लश्कर तैयबा में जैश मोहम्मद बना बना के बेच बेच के आपने लोगों को दुनिया को बेवकूफ बनाया है। लेकिन अब वो दुनिया जो है वो बेवकूफ नहीं, इंटरेस्टेड पीपल आर नॉट, द वर्ल्ड इज नॉट इंटरेस्टेड इन कि वो मजीद बेवकूफ बने। तो वो अब आपकी जरूरत भी नहीं रही। उनको सब्स्टिट्यूट भी मिल चुके हैं। उनको चाइना के खिलाफ जो चाहिए था उनको भारत मिल चुका है, एक स्ट्रॉन्ग एलाय है इस एरिया के अंदर, और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है। आपकी तरह करप्शन में भी इतने इन्वॉल्व नहीं है वो, तो वो आपकी जरूरत भी नहीं है। और उधर तालिबान भाई हैं, वो भी भारत के कैंप में जा चुके हैं। जिस तरह आपने कल परसों खबर पड़ी होगी कि उनके सारे डिप्लोमेट जो है वो सारे भारत से ट्रेनिंग ले रहे हैं जी। वहां पे सारे मंसूबे हैं वो भारत कर रहा है। आपको अगलों ने आपसे जान छुड़ाई है। आपके साथ इस वक्त अफगान जो आपके भाई, जिनको आप कहते हैं ना भाई, हमारे मुहाजिरीन, जिन पे आपने उनसे भी पैसे बनाए हैं, आपसे वो उतनी ही नफरत करते हैं जितने बंगाली आपसे नफरत करते हैं। मैं समझता हूं आपकी इस्टेब्लिशमेंट का एक सबसे बड़ा फ्लेवर है। भागकर आप काबल गए, वहां चाय की प्यालियां पीते रहे और सारे ड्रामे करते रहे, और यहाँ इस्लामाबाद पे तालिबान के झंडे लगा लगा के आपने जश्न मनाए हैं। तो उन्होंने भी आपको स्नब किया है। आपसे उतनी ही नफरत करते हैं जितने बंगाली करते हैं। कोर्ट पहुंचो, इस्लामाबाद पहुंचो, वो लोग गधों पे बैठ के तो नहीं आते ना, गाड़ियों पे आते हैं ना, पेट्रोल जला के। बिल्कुल गाड़ियां लेकर आते हैं, 10-10 करोड़ की गाड़ियों पे भागते हैं। ये जो सारे अमर बिन मारूफ वाली पार्टी जो है वो किस चीज पे भागती है? गधों पे तो नहीं ना, वो गाड़ियों पे भागते हैं। तो वो मुझे ये बताइए, इस कौम को चाहिए आईएमएफ का पैकेज? मैं तो कई दफा ये ट्वीट कर चुका हूं, आपको आईएमएफ का पैकेज नहीं चाहिए, आपको अकल चाहिए, आपको सिंसियर गवर्नमेंट चाहिए, आपको करप्शन फ्री सिस्टम चाहिए। ये आईएमएफ जो पैकेज है वो तो सिर्फ 5000 लोगों को चाहिए लंदन में और अपने टोरंटो और न्यूयॉर्क में बच्चों को भेजने के लिए। लेकिन दर हकीकत आज मैं एक और बात आपसे करना चाहूंगा आरजू। मैं उन चंद पाकिस्तानियों में से शामिल हूं जो अपने डीएनए पे शर्मिंदा हैं। और आज मैं क्यों शर्मिंदा हूं? मैं इस पे शर्मिंदा नहीं हूं कि ये बच्चे क्या कर रहे हैं, लौंडे लपाड़े, ये किस तरीके से अपने पाकिस्तान की इमलाक को जला रहे हैं। मैं इस पे शर्मिंदा नहीं हूं। मैं शर्मिंदा हूं जो 20 साल का तोशा खाना का रैकेट सामने आया है, 446 पेजेस का जो एक सामने आपका माजी और मुस्तकबिल जो उन्होंने खोल के सामने रखा है। 50-50 रुपए की चीजें भी नहीं छोड़ी गई, अनानास के पैकेजेस नहीं छोड़े गए उसमें, 50-50 रुपए की चीजें। उससे पता चलता है कि आपका माजी और मुस्तकबिल क्या है। सर उससे तो सभी खुल गए सर, उससे तो सभी एक जैसे। जी
आरजू उसमें सभी लोग वो खुले हैं जो पाकिस्तान की किस्मत के फैसले करते हैं। उनके पता चला है कि वो क्या है। अगर वो देख लें तो आप फिर अदालतों को छोड़ दें। और दूसरा आरजू, मैं उसमें ये बात बताऊंगा, उसमें सिर्फ सियासी पार्टियां मौजूद नहीं है, उसमें कोई भी आपकी रूलिंग पार्टी जो है, रूलिंग पार्टी नहीं है, जो भी साहिब इख्तियार है उसमें नहीं बचा, चाहे वो आपकी इस्टेब्लिशमेंट है, चाहे अफसरान है, चाहे उसमें जजेस हैं, किसी ने भी बख्शा नहीं है तोशा खाना के चक्कर में। और मैं समझता हूं कि वो एक वो इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान के मुंह पे तमाचा है। वो अगर वो देख लें तो फिर आपको गिला नहीं रहेगा, आप अपना मुस्तकबिल खुद ही डिटरमिन कर लेंगे। अगर आप तोशा खाना के वो 446 पेज का 20 साल का वो रैकेट पढ़ लें तो मैं शर्मिंदा हूं, और मैं शर्मिंदा हूं उस बेस पे। तो फिर ये अदालतों ने क्या करना? ये अदालतों में भी वही लोग तोशा खाने वाले ही बैठे हैं, वो और कौन है? लेकिन यहाँ पे तीन चीजों का नाम जरा मेंशन करना चाहूंगा, आरज़ू मुझे इजाजत दीजिएगा। जी। उसमें 3 बंदे मैंने देखे हैं, मैंने बड़ी डिटेल के साथ उस तोशा खाना को पढ़ा। आसन इकबाल साहब 20% अपनी चीजें देकर रोलेक्स की घड़ियां लेकर गए थे, लेकिन वापस लौट कर आए जब तोशा खाना निकले तो 100% पैसे देकर गए। उसमें 2 लायंस नायक थे जिनको घड़ियां दी गई हैं, एक का नाम अतीकुर रहमान था, एक का नाम मेरा ख्याल मलक कासम है, SSG के वो सिपाही थे। वो बेचारे तो 20% देकर घड़ियां नहीं ले सके, उनके पास तो 20% भी नहीं था देने के लिए। लेकिन ये है कि, और मैं उसमें एक और वाकया खासकर जो एक आर्टिकल के हवाले से बताना चाहूंगा। अमेरिका के एक अंडर सेक्रेटरी था, वो मीटिंग में बैठने लगा जब, तो उसने रिक्वेस्ट की प्रोटोकॉल अफसर को, उसने कहा मुझे पता है आपके कंट्री के अंदर कारपेट बड़े सस्ते हैं और बड़े अच्छे हैं, खुदारा मुझे वो ना दीजिएगा, मुझे कंधे पे उठा के ले जाना पड़ता है, और जो जब जाके हम तोशा खाना में जमा कराते हैं तो उसका प्रोटोकॉल बहुत पेनफुल है, बड़ा लंबा प्रोसेस होता है। ये गिफ्ट अपने पास रखो, घर ले जाओ, बच्चों को दे देना भाई, खुद बेच के खा लो। लेकिन देखें, मैं आरज़ू शर्मिंदा हूं जो कुछ इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है और जो पाकिस्तान में होने जा रहा है। मैं शर्मिंदा हूं, और पाकिस्तान मेरे ख्याल में जो सर्कमस्टांसेस हैं, जो गर्म हवाएं चल रही हैं, इसमें बचने की आपकी उम्मीद नजर नहीं आ रही। कीनी और अफरा तफरी जैसी जो सूरत हाल है, उसकी वजह से ना मुल्क की मईशत संभल रही है और ना ही ये पता है कि कब तक ऐसे चलता रहेगा। अच्छा, आने वाले 6 माह के अंदर क्या होगा? इंतखाबात कब होंगे भी या फिर नहीं होंगे? हुकूमत और अपोजिशन दोनों के रहनुमा रोजाना की बुनियादों पे आप देखते होंगे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाकर सो जाते हैं। भुगत रही है तो फिर सिर्फ इस मुल्क की आवाम। एक आम शहरी, वो पाकिस्तानी जिसका ताल्लुक मिडिल क्लास से है, वो दिहाड़ीदार मजदूर जिसने रोज़ गड़ा खोदने और रोज़ पैसे घर लेकर जाने हैं, इनका कोई नहीं सोच रहा। लेकिन इंतखाबात के वक्त उसी गरीब व मिडिल क्लास तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों से हमारे अवामी जो रहनुमा हैं वो आ जाएंगे वोट मांगने के लिए। लेकिन बहुत से लोग सवाल उठाते हैं फिर किस हैसियत से आएंगे? अगर आज पाकिस्तान के हालात को कंट्रोल नहीं किया गया तो आने वाला कल जैसा भी होगा उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि यहाँ पे तो जिम्मेदारी ली नहीं जाती ना, दूसरों पे जिम्मेदारी फेंक दी जाती है। लास्ट और डार साहब की मुलाकात वर्चुअल उनकी एक मीटिंग हुई थी नेथन पोर्टर के साथ, उसमें 3 आउटस्टैंडिंग इश्यूज थे। एक के ऊपर तो इतनी बात नहीं हुई कि उस दिन हुकूमत ने जो इंटरेस्ट रेट का इशू है, खुद ही इन्होंने जो बोरो किया बैंकों से वो 20% रेट के ऊपर कर लिया। तो इन अ वे हुकूमत ने IMF को भी और मार्केट्स को भी सिग्नल दे दिया कि हम इंटरेस्ट रेट बढ़ाने जा रहे हैं। दूसरा जो इशू था जिसके ऊपर ज्यादा बात हुई, जो डेट एक सरचार्ज लगाना चाह रहे हैं बिजली के बिलों के ऊपर। अब आपको पता है कि IMF ने जिस चीज को बहुत ज्यादा संजीदगी से इस सारी टॉक्स के दौरान लिया था वो पावर सेक्टर था। उन्होंने कहा था जी कि आप इस साल का आपका जो फ्लो होगा वो 75 अरब रुपए से ज्यादा नहीं होगा। ये 952 अरब रुपए का फिगर लेके उनके पास चले गए। फिर गिव एंड टेक हुआ, कोई 335 अरब रुपए उन्होंने इजाजत दे दी कि आप बिजली के बिलों में वो उसमें सब्सिडी दे दें, और कोई 25-26 अरब रुपए की रिकवरी उन्होंने कंज्यूमर्स पे डाल दी। ये तो थी बात जून तक की। अब IMF ये कह रहा है कि जून तक तो चले, आपने हमें प्लान दे दी, उसमें फिर भी आप फ्लो कर रहे हैं और हमने आपको इजाजत दे दी सब्सिडीज की। अगले माली साल में हमें ये जो है वो चीजें जीरो चाहिए फ्लो, और उस फ्लो के अंदर जो एक बहुत बड़ा एलिमेंट है, जो हुकूमत ने 800 अरब रुपए का कर्जा कमर्शियल बैंकों से लेकर वो उन्होंने IPPs को पावर बनाने वाले कारखानों को दिया, क्योंकि वो कमर्शियल बैंकों से लिया हुआ था, उसको एक प्राइवेट होल्डिंग कंपनी में इन्होंने पार्क किया हुआ है। उसके ऊपर जो सूद है वो जो है वो कुछ तो इन्होंने पहले कोई 43 पैसा का सरचार्ज लगाया हुआ था। अब वो ना काफी था, क्योंकि बजट से कोई 210 अरब रुपया, बजट से नहीं 210 अरब रुपया बिलों की रिकवरी से इन्होंने उधर सूद के ऊपर अदायगी की। तो IMF ये कह रहा है कि मुस्तकबिल में आप हमें नजर आ रहे हैं फ्लो आप खत्म नहीं कर पा रहे।
तो ये जो 800 अरब से कोई आपको 200-250 अरब रुपए की हिट पड़ रही है दूसरी साइड पे, उसको खत्म करने के लिए 3 रुपए 82 पैसे का एक नया सरचार्ज लगाएं, जिसमें 43 पैसे का तो पहले लगा हुआ है, तो 3 रुपए 39 पैसे इजाफी सरचार्ज और परमानेंट लगेगा। परमानेंट का जो लफ्ज उनका है कि तब तक लगेगा जब तक आप इसको खत्म नहीं कर सकते। हुकूमत की अब मजबूरी ये है कि वो पहले ही और एन एवरेज को 7-7.5 रुपए फी यूनिट बिजली कीमतें बढ़ाने जा रही है IMF डील के तहत, उसके ऊपर तकरीबन 4 रुपए का और बोझ डाल देते हैं। तो ये कह रहे हैं कि अब ये चीजें एक तो अनवायबल हो जाएंगी, दूसरा जो बिजली का ये जो नेपरा है हमारा, नेपरा के कानून में भी इस किस्म के इतने बड़े सरचार्ज की वो कह रहे शायद गुंजाइश नहीं है, तो वो उसके ऊपर 10% के करीब या कितना वो लगा सकते हैं, उससे ऊपर वो नहीं जा सकते। तो दोस्तों इस वक्त पाकिस्तान के हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं, पॉलिटिकली भी और इकोनॉमिकली भी। पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त एक तरफ तो इमरान खान पॉलिटिक्स में लगा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान में लगातार दिन ब दिन इकोनॉमी इतनी ज़्यादा वीक होती चली जा रही है और पाकिस्तान को कहीं से पैसा भी नहीं मिल रहा। IMF भी पाकिस्तान को लगातार डू मोर बोल रहा है, लेकिन पाकिस्तान की सरकार कुछ नहीं कर पा रही। IMF के आगे पाकिस्तानी नतमस्तक हो चुके हैं, क्योंकि IMF ने इस बार पाकिस्तान को अच्छी तरीक़ा से समझाने की ठान ली है। पाकिस्तान ने IMF को 22 बार ठग लिया था, इस बार IMF पाकिस्तान को हर सूरत में ठगना चाहता है। इसी वजह से ही IMF पाकिस्तान पर लगातार कड़े से कड़े प्रहार कर रहा है और पाकिस्तान की सरकार बुरी तरीक़ा से डॉलर के लिए छटपटा रही है, लेकिन उन्हें नहीं मिल पा रहे। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।